दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी बजट सत्र में बजट के पक्ष में श्री अनुराग सिंह ठाकुर बोलते हुए यह भी बोल गए कि जिसकी अपनी जाति का पता नहीं वो गणना करा रहा है। बस इतना सुनना था कि राहुल गांधी सन्न हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनसे कोई आदमी जाति की बात करेगा, वो भी भरे सदन में। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थक के काफ़ी पीड़ा से बोले, स्पीकर सर, मुझे इंसल्ट किया गया है। थोड़ा देर रुके और फिर उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए पूरे चैप्टर को ओवरलुक करते हुए फ्लाई कर गए अपने मुद्दे पर। और उन्होंने कहा कि आप आज जो भी कर लें, आज आप जितनी भी गालियाँ मुझे दे लें, लेकिन आप देखिएगा एक दिन इसी सदन में जातिगत जनगणना का आदेश पारित होगा। इस बातचीत के बाद एक सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी मंच पर से सार्वजनिक रूप में माइक से पत्रकारों की जाति पूछते हैं तथा उनके मालिक की जाति पूछते हैं, वो राहुल गांधी जब अपनी जाति की बात आती है चुप क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे रहस्य क्या है? आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है? इसके अलावा एक और सवाल है, जो राहुल गांधी का पीछा अभी परोक्ष में कर रहा है, कल सामने खड़ा होकर पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू 1959 में और 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1976 में श्री राजीव गांधी तथा 2005 में स्वयं राहुल गांधी द्वारा काबुल स्थित बाबर के मज़ार पर फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने क्यों गए थे? आखिर नेहरू राजवंश का बाबर से क्या नाता हो सकता है? इसका उत्तर हमें इतिहास में संभवतः मिल सकता है। इतिहास में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार राहुल गांधी के दादाजी श्री गंगाधर नेहरू एक कौल परिवार से आते थे और उनके परिवार की वंश पीढ़ी भी 3-4 पीढ़ियों तक सबका नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये बताया गया है कि श्री गंगाधर नेहरू ये मुग़ल सल्तनत में आखिरी कोतवाल थे। वो नहर के किनारे रहते थे, इसलिए उनका टाइटल लोगों ने नेहरू कर दिया नहर के रेफरेंस में। अब यहाँ सवाल उठता है कि मुग़ल सल्तनत के कोतवाल की टाइटल चेंज करने की औकात किसकी है? कौन चेंज करेगा? दूसरी बात यह कि गंगाधर कौल ने अपनी टाइटल क्यों बदला? लोग अपने टाइटल को वंश की यादगार मानकर कैरी करते हैं ज़िंदगी भर, उससे उनकी पहचान होती है।
लेकिन यहाँ उन्होंने क्यों बदल दिया? उसके बाद गंगाधर नेहरू से कहानी शुरू होती है, जो मई 1857 से लेकर जुलाई 1857 तक वहाँ काज किया। उसके बाद इतिहास इस बात का स्पष्ट नहीं करता है कि कैसे उनकी कहानी आगरा पहुँच जाती है और आगरे में मोतीलाल नेहरू की पढ़ाई लिखाई संपन्न होती है और फिर अज्ञात नहीं कि किन कारणों से ये जवाहरलाल नेहरू उनके दादाजी का स्थानांतरण इलाहाबाद में हो जाता है और नेहरू जी का लालन पालन पोषण कहाँ हुआ था, इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं मिलता। वहाँ से सबको मालूम है, जहाँ से स्कूल एज में ही जवाहरलाल नेहरू विदेश भेज दिए गए थे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और इंडिया वापस लौट आए। उसके बाद से इतिहास अस्पष्ट है। उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की लेकिन फिर राजनीति में आ गए, क्योंकि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू भी अपने ज़माने के एक रसूख वाले राजनीतिज्ञ थे। कांग्रेस पर उनका दबदबा था, लोगों को कार्यालय रहने का आशियाना मोतीलाल नेहरू जी देते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आ गए और वहाँ से फिर उनकी कहानी आनंद भवन में शुरू होती है और उसके बाद सबको ज्ञात है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू महज एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि उनका एक ऐतिहासिक महत्व है। उनका एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है, टूरिज़्म के दृष्टिकोण से उनका इम्पोर्टेंस है। और यही कारण है कि नेहरू जी का कार्यालय 3 मूर्ति भवन को एक स्मारक बनाकर टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद इतिहास पूछता है, या लोग इतिहास से पूछते हैं कि इनके जन्म स्थल तथा इनके बचपन में जो कपड़े ये पहने थे, जो कुछ से खेले थे जवाहरलाल नेहरू, वो सारी सामग्री कहीं पर एक सहेज कर रखी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान मालूम नहीं होने के पीछे राज क्या है? उनका जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली या कश्मीर? उनका कोई एक वंशानुक्रम में एक मकान तो होगा, पुश्तैनी मकान। वो कश्मीर के किसी घाटी में हो, चाहे दिल्ली के किसी मोहल्ले में हो, किंतु होगा तो ज़रूर। तो उसको थोड़ा रंग रोगन दे करके उसमें इनके उपयोग की गई सामग्रियों को रख करके उसे एक स्मारक बना दिया जाना चाहिए था। इतिहास यही पूछता है और ये ऐतिहासिक न्याय होता, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। इस कहानी में मोड़ तब आती है जब आपका अखबार के संपादक श्री प्रदीप सिंह ने अपने किसी शो में कहा कि नेहरू जी का इतिहास एक किताब पर आधारित है। क्षमा कीजिएगा, प्रदीप सिंह जी ने कहना यहाँ से शुरू किया कि उस ज़माने में इतिहासकार कांग्रेस पार्टी के पेरोल पर थे
इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने वैसा इतिहास लिखा कहा जो उनको सूट करता हो तथा जो उनका वैल्यू बढ़ाता हो, उस तरह का इतिहास लिखा। यानी अपने से ही इतिहास लिखकर महान भी हो गए। जवाहरलाल नेहरू का इतिहास एक किताब पर आधारित है, जिस किताब का नाम है आत्मकथा, और जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना इतिहास स्वयं लिखा। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या तब हो जाती है जब नेहरू जी ने भी अपनी आत्मकथा में, अपनी जीवनी में यह लिखा है कि मेरे दादाजी कश्मीर से आए हुए कौल परिवार के कश्मीरी ब्राह्मण थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि हमारे दादाजी बहुत कम दिनों के लिए मुग़ल सल्तनत के कोतवाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, और उनकी नियुक्ति उस गदर के थोड़ा ही पहले हुआ था। अब इस विषय में किसी ने कोई क्रॉस चेकिंग वगैरह करना ज़रूरी नहीं समझा। एक बहादुर हैं, एक वीर हैं, जिन्हें मैं वीर कहना सही समझता हूँ, विजय पटेल, जिनका अकाउंट है ट्विटर में @विजय गजेरा। मैं रिपीट करता हूँ, @विजय गजेरा। वो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में गए। वहाँ एक पुस्तिका उनके हाथ लगी जिसमें और सारा कुछ वर्णन किया गया था। साथ ही उस समय के बहादुर शाह जफर के कार्यालय में जो पदाधिकारी थे, जो अफसरान थे, उन सब के बारे में नाम लिखा हुआ था और एक एक पैराग्राफ का परिचय लिखा हुआ था। देखा गया कि उसमें सैयद मुबारक शाह खान का नाम है। अब उसके बाद जो कुछ लूज़ डॉक्यूमेंट्स मिले, जो कागजात मिले, वो थे अपने आप में पूरा। उसमें किसी में भी गंगाधर नेहरू तो छोड़िए, कहीं भी कोई हिंदू कोतवाल नहीं मिला। हाँ, आखिरी कोतवाल का नाम था सैयद मुबारक शाह खान, जिनकी बहाली 1857 के गदर के ठीक पहले हुई थी। तो इसी के अनुसार देखा जाए तो ये नेहरू जी के दादाजी थे। और भी फिर आखिरी मुग़ल इन सब से ये करने पर कहानी इस तरह से मिल जाती है, और जवाहरलाल नेहरू मुग़ल वंश के वारिस हो जाते हैं। इसके अलावा विजय पटेल साहब ने 2 ऐसे डॉक्यूमेंट निकाले जो ऑर्डर थे सैयद मुबारक शाह खान के बहैसियत कोतवाल, हस्ताक्षर किया हुआ था, लेकिन उसका कंटेंट उर्दू में है, इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ना बहुत कठिन है। अंततः इतिहास यह स्वीकार करता है, यह करना ही होगा, करना चाहिए, कि जवाहरलाल नेहरू मुग़ल वंश के एक वारिस थे। अब उनसे उनकी पीढ़ी का वंश तथा उनके आगे का वंश वृक्ष इस तरह का है कि सबसे ये थे सैयद मुबारक शाह खान, जो अपने आप को लोगों से छिपाने के लिए, खासकर अंग्रेज़ों से छिपाने के लिए, अपना हिंदू नाम रख लिया गंगाधर नेहरू। बाद में गंगाधर नेहरू
जो कि मुगल वंश के थे, तो उनके पुत्र हुए मोतीलाल नेहरू। निश्चय ही वो भी मुगल वंश के हुए। उनके पुत्र हुए जवाहरलाल नेहरू। निश्चय ही वह भी मुगल वंश के हुए, किंतु उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। उनकी एक पुत्री हुई इंदिरा गांधी। तो वंशावली के हिसाब से वो भी मुस्लिम थी। उनकी शादी होती है फिरोज़ गांधी से, जो कि शुरू में फिरोज़ खान थे। बाद में गांधी की टाइटल मजबूरीवश ले लिए थे ताकि नेहरू गांधी वंश आगे चल सके। इस तरह से इंदिरा गांधी, जिनका मुस्लिम नेम मैमूना बेगम था, और फिरोज़ गांधी की शादी हुई। उनसे जो दो पुत्र हुए, राजीव गांधी तथा संजय गांधी। और फिर राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, जिनका इंग्लिश नाम कुछ है, मुझे याद नहीं है, शायद सोनिया माइनो कुछ करके है। तो एक मुस्लिम वंश और एक क्रिश्चियन जब शादी करते हैं तो उनका पुत्र जो होता है वो किस जाति का होगा, यह स्वयं में यानी समाज को यह तय करना ज़रूरी है कि उसकी जाति क्या होगी। इस हिसाब से उसकी जाति होगी पारसी या मुगल या पारसी। तो अगर वो पारसी थे तो वो हिंदू कैसे हो गए? हिंदू तो वो कदापि नहीं हो सकते, उन्हें पारसी ही रहना है। और भी ये है कि मंदिरों में घूमते समय जनेऊ सूट के ऊपर से पहन लेते हैं, और उन्होंने अधिकृत रूप में आधिकारिक तौर पर बताया मेरा गोत्र है दत्तात्रेय। यह राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। भले ही इसका प्रचार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा हो, कांग्रेस के द्वारा किया गया हो, किंतु ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि गोत्र अपने पूर्वजों से आता है, और राजीव गांधी का कोई गोत्र नहीं था, फिरोज़ गांधी का कोई गोत्र नहीं था, राहुल गांधी का कोई गोत्र होने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से इनकी कहानी फरेब और हकीकत के बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अब आप निश्चित कीजिए कि राहुल गांधी की जाति क्या है, समाज इसको निश्चित करेगा। आपने यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और ये शेयर ज़रूर कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।